डिस्कस करेंगे रीनल एंडोक्राइनोलॉजी के। आपके पास जो किडनीज हैं, किडनीज के साथ कौन कौन से जो हॉर्मोन्स हैं उनका रिलेशन है। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि किडनी सक्रीट करती हैं, और कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो कि किडनी के ऊपर आके एक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास बॉडी में दो किडनी होती हैं हर इंसान में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि जो हॉर्मोन्स जो हैं वो किडनी रिलीज करती हैं। आपके पास सबसे पहले अरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है, उसको किडनीज रिलीज करती हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास सेरिनिन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास 125 विटामिन डी, ठीक है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो होगा वो भी आपके पास किडनी से रिलीज होगा, ठीक है जी। अब ऐसे हॉर्मोन्स जो कि एक्ट ऑन द किडनी के, जो कि किडनीज पे काम करते हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2, उसके बाद हमारे पास एएनपी एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, उसके बाद हमारे पास हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फर्दर आपके पास एल्डोस्टिरोन, और उसके बाद हमारे पास पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं ये किडनी पे काम करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि हमारे पास किडनी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, कब रिलीज होंगे, क्यों रिलीज होते हैं, और आपके पास स्पेसिफिकली किडनी के किस स्ट्रक्चर से वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारे पास सेरेनियन से। तो आपके पास किडनीज में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस, ठीक है जी। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस। अगर हम इसकी बात करें तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस में हमारे पास क्या क्या आता है। एक हमारे पास आते हैं जेजी सेल, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैकुला डेंसा, और आपके पास ये मेनली मैकुला डेंसा और जेजी सेल पे कंसिस्ट होता है। यहाँ पे ये डायग्राम हम देख लेते हैं हमारे पास। तो आपके पास ये बोमेन कैप्सूल है, पूरे का पूरा ये प्रॉपर बोमेन कैप्सूल है। और ये हमारे पास क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और ये हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। तो जो आपके पास किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट जो होता है उसकी जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, वहां पे हमारे पास कोई भी ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल्स की अगर हम लेयर की बात करें तो सबसे इंटरनल जो होती है वो आपके पास क्या होती है, इंटीमा। और इंटीमा के बाहर आपके पास दरमियान वाली उसको बोलते हैं मीडिया, और आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एडवेंटिशिया। और जो मेनली मीडिया लेयर होती है हमारे पास, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके पास मस्कुलर लेयर होती है कि जो आपके पास वेसल्स का डायमीटर होता है, वो आपके जो ब्लड वेसल्स में मसल्स होते हैं वो मेनली कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो एफरंट आर्टियोल्स हैं, एफरंट आर्टियोल्स में हमारे पास मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ये वाले जो आपके पास ये जो ब्लू उन्होंने मेंशन किया हुआ है पार्ट, ये ब्लू वाला जो पार्ट मेंशन किया हुआ है ना, ये आपके पास जो है ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स हैं, ठीक है। और यही आपके पास जो सेल्स होते हैं इनको कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, ठीक है, एफरंट आर्टियोल में। और ये सेल होते हैं जो कि रिनिन को रिलीज करते हैं, ठीक हो गया। तो कोई भी अगर कभी भी पूछेगा तो रिनिन कहाँ से रिलीज होता है, तो हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल जो कि एफरंट आर्ट्रियोल्स के स्मूथ मसल्स की लेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ये रिनिन को रिलीज करते हैं, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे मैकुला डेंसा। तो ये आपको मैकुला डेंसा नजर आ रहा होगा हमारे पास, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसको इसकी बात करें ना, ये जो पूरी आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें एफरंट आर्ट्रियोल है, इफरंट आर्ट्रियोल है, इसके अलावा हमारे पास बोमेन कैप्सूल है। तो ये जो सारे का सारा ये टोटल आपके पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो मैकुला डेंसा अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ना, तो अगर ये डीसीटी है ना, ये वाला पार्ट जो होगा ये डीसीटी होगा, तो यहाँ पे आपके पास मैकुला डेंसा यहाँ पे लाई कर रहा होता है। लेकिन नेफ्रॉन जो होते हैं वो आपके पास इस तरह से वर्ल हो के आपके पास इस तरह से बेंड हो के इधर आके लाई कर रहे थे। डीसीटी जो होता है वो आपके पास बोमैन कैप्सूल के आगे पड़ा होता है नेचुरली, नॉर्मली, ठीक हो गया। तो मैकुला डेंसा के बारे में अगर कोई बंदा पूछेगा कि मैकुला डेंसा हमारे पास किस बेसिकली किस स्ट्रक्चर का पार्ट है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होगा, तो ये डीसीटी का पार्ट है।
डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होती है ना उसका पार्ट होता है, ठीक हो गया ये। और ये बोमेन कैप्सूल के आगे पड़ा होता है, डीसीटी। अब यहाँ पे अगर आपके पास, एक मिनट रुकिए, मैं बुक पे आपको ना, ये हमारे पास जो मैकुला डेंसा सेल्स होते हैं ये किसका पार्ट होते हैं, ये हमारे पास डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट होते हैं, ठीक है। और ये लाई कर रहे होते हैं हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द बोमेन कैप्सूल और एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ। ये कुछ इस तरह से अगर हम बात करें तो ये पीसीटी, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, फिर इस तरह से, और डीसीटी इस तरह से घूम के इधर होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैकुला डेंसा होगा, ये जो पार्ट होता है ये डीसीटी का पार्ट होता है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सोडियम क्लोराइड को सेंस करता है, ठीक है। कभी भी ऐसा होगा कि अगर हमारे पास किडनीज की तरफ कम ब्लड आ रहा है, तो अगर कम ब्लड आएगा तो जाहिर बात है उसमें आपके पास जो कंटेंट होता है ब्लड में, उसका जो सोल्यूट्स होता है, सोडियम भी कम आएगा। अगर सोडियम कम आ रहा है, ठीक है, तो कम सोडियम आने की वजह से हमारे पास क्या करता है कि ये आपके पास मैकुला डेंसा जो है ये सिग्नल देगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को, और इसको कहेगा कि रीनिन को रिलीज करवा दे, ठीक हो गया। तो आपके पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेपरेटस जो ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपके पास जेजी सेल है और मैकुला डेंसा, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिलीज ऑफ द रीनिन। और रीनिन को ये रिलीज करते हैं, और रीनिन रीनिन आपके पास क्या काम करता है नेक्स्ट, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक हो गया। और ये किस तरह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ये हम आगे देखेंगे, जब हमने आपके पास रास मैकेनिज्म पढ़ना है, आज के लेक्चर में ही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, फिर हम उधर चले जाएंगे, ठीक है जी। पहले हम जितने हॉर्मोन्स है ना उन सबको डिस्कस कर ले, फिर हम आ जाते हैं आपके पास रास मैकेनिज्म पे। तो इसके अलावा पहला हार्मोन हमने देख लिया, हमने कहा कि तीन हार्मोन रिलीज होते हैं किडनी से। पहला रेनिन हो गया। रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल जो होते हैं एफरेंट आर्टियोल्स के स्मूथ मसल्स में, जो कि आल्सो एक्ट लाइक अ बैरोरिसेप्टर, ठीक है। जो, और आपके पास वो यहाँ से जितना ब्लड प्रेशर आएगा उसको सेंस करेंगे। अगर कम ब्लड आ रहा है तो कम ब्लड की नतीजे में क्या करेंगे कि आपके पास रेनिन को रिलीज कर देंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके पास मैकुला डेंसा जो कि सोडियम को सेंस करता है, और सोडियम की आपके पास रिस्पॉन्स में अगर सोडियम का लेवल कम है तो वो भी रिनिन को रिलीज कर देगा, ठीक है जी। इसी के साथ हमारे पास ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, यहाँ पे बीटा वन रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। और बीटा वन रिसेप्टर आपके पास ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर आपके पास ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो जब भी बॉडी में सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो ये भी आपके पास क्या करेगी, ये भी यहां से रीनिन को रिलीज करवा देगी, ठीक हो गया। तो रीनिन रिलीज करवाने में हमारे पास तीन स्टिमुलस जो हैं वो हमें उनकी मतलब की जरूरत पेश आती है। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होता है कि रीनिन रिलीज होता है। सबसे पहले लो परफ्यूजन प्रेशर, के लो परफ्यूजन प्रेशर, अगर किडनीज की तरफ कम ब्लड आ रहा है तो कम ब्लड को सेंस करेंगे आपके पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, और आगे रीनिन को रिलीज करवा देंगे। दूसरा आपके पास स्टिमुलस क्या है कि लो सोडियम क्लोराइड डिलीवरी, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या करेगी कि जब लो सोडियम क्लोराइड डिलीवरी होगी तो मैकुला डेंसा इसको सेंस करेगा और रीनिन को रिलीज करवा देगा। और तीसरा आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास क्या करेंगे कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन आपके पास जब भी एक्टिवेट होगी तो ये स्पेसिफिकली आपके पास बीटा वन रिसेप्टर पड़े होते हैं एफरेंट आर्टियोज में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल के ऊपर, और वो आपके पास वहां से रीनिन को रिलीज करवा देंगे, ठीक हो गया। तो ये रीनिन के लिए आपके पास स्टिमुलस होता है। नेक्स्ट हम जो हार्मोन की बात करेंगे वो हमारे पास है एरिथ्रोपोइटिन। अरिथ्रोपोइटिन, अरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हमारे पास मेनली इसका काम क्या है कि ये अरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल है। अरिथ्रोपोइसिस, और एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है कि आपके पास फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन आपके पास इसी हार्मोन के रिस्पॉन्स में होती है, ठीक है जी। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि कहाँ से रिलीज होगा, तो हमारे पास ये इंटरस्टिशियम ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल
इन द इंटरस्टिशियम ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ये मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि किधर हम क्या बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो देखा था वहां पे बात हमने की थी। दोबारा से हम उसी डायग्राम पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, ये जो डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कैपिलरीज का हमारे पास ये जो जाल आपको नजर आ रहा है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ठीक है, जो नेफ्रॉन के अराउंड आपके पास रैप है। ठीक है, अब ये जो नेफ्रॉन होता है ना, ये कहाँ पे पड़ा होता है, ये आपके पास इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी में पड़ा होता है। तो इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी की अगर बात करें तो हमारे पास ये किडनी है, ठीक है, और किडनी के दो पार्ट होते हैं हमारे पास। आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और मिडिल पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। तो ब्लू वाला जो है वो आपके पास मेडुला है और ग्रीन वाला आपके पास क्या है, कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स में आपके पास क्या लाई कर रहे होते हैं, हमारे पास कॉर्टेक्स में जो इंटरस्टिशियम है, ठीक है, जितने भी आपके पास सेल्स होंगे अदर देन नेफ्रॉन, दीज सेल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियम। ठीक है जी। और अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स में ये नेफ्रॉन पड़े होते हैं, इस कॉर्टेक्स में पड़े होते हैं। तो इस कॉर्टेक्स में हमारे पास अगर नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन के अराउंड हमारे पास कैपिलरीज भी होंगी। और ये जो कैपिलरीज हैं वहां पे आपके पास जो इंटरस्टिशियम के भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही लेक्चर की। ये जो हार्मोन है हमारे पास, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है ना, उनके राउंड जो फाइब्रोब्लास्ट सेल पड़े होते हैं वहां से ये रिलीज होता है। रिलीज कब होगा कि जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो तब ये रिलीज होगा, ठीक है। तो डिक्रीज ऑक्सीजन हुई तो आपके पास किडनी ने क्या रिलीज किया, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज किया। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास बोन मैरो के पास जाता है और बोन मैरो से हमारे पास क्या करवाएगा कि वहां से रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस करेगा। अब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को इसने इंक्रीज किया, जब रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन इंक्रीज होगी, उनका जो नंबर है अमाउंट में वो ज्यादा हो गए, तो नेगेटिव फीडबैक से दोबारा आपके पास ये जो नेगेटिव फीडबैक आता है कि अब एरिथ्रोपोइटिन की जो रिलीज है उसको कम कर दिया जाए, ठीक हो गया। तो बाद में दोबारा ये होता है कि एरिथ्रोपोइटिन दोबारा से डिक्रीज हो जाता है, उसकी जो अमाउंट होती है वो दोबारा से डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म प्रॉपर साइकिल में चल रहा होता है, ठीक है। तो मेन काम जो आपने बात समझनी है कि ये जो एरिथ्रोपोइटिन है वो रिलीज कहाँ से होता है, तो वो किडनी से रिलीज होता है और उसका काम क्या है कि वो आपके पास रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक और केमिकल हार्मोन हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और मेनली हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो होता है ना, ये किडनी के ऊपर हमारे पास स्पेसिफिकली एक्ट करता है। और कहाँ पे एक्ट करेगा, ये आपके पास एफरेंट आर्टरियोल पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बनता कहाँ से, हमने पहले पढ़ा था, हमारे पास ये अरेक्डोनिक एसिड जो होता है ना वो आगे साइक्लोऑक्सीजनेज और लिपोऑक्सीजनेज में कन्वर्ट होता है। तो इसका मेन काम यहाँ पे आप ये देखें कि ये एफरेंट आर्टियोल पे आके एक्ट करता है और यहाँ पे आपके पास ये वेजो डायलेशन करवा देगा।
वेजोडाइलेशन, ठीक है, वेजोडाइलेशन करवाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो कि एनसेड ले रहा है, ठीक है, एनसेड्स ले रहा है, तो आपके पास एनसेड्स क्या करते हैं कि वो इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। अगर इनहिबिट करेंगे तो आपके पास ये जो वेजोडाइलेशन हो रही थी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की मदद से, तो ये बंद हो जाएगी और आपके पास क्या हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी तो आपके पास ये जो किडनी के अर्ली पीसीटी के सेल होते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपके पास वहां पे जो सेल होते हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये एक क्लिनिकल रेलिवेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि एनसेड्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी आपके पास, जो किडनी का अगर कोई पेशेंट है तो उसको एनसेड्स कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करने के, उसको बेशक पेन रिलीफ के लिए भी तो उसको एनसेड्स लिख के आपने नहीं देने। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट बात रह गई है वो विटामिन डी की, तो वो हम एंड पे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास रास मैकेनिज्म जो है ना, उसकी बात हम करते हैं। रास, तो रास हमारे पास आर से बनता है रिनिन, ठीक है जी। ए से बनेगा हमारे पास एंजियोटेंसिन 2, फिर हमारे पास ये दूसरा ए है, इससे हमारे पास एल्डोस्टिरोन, और एस हमारे पास ये है सिस्टम। तो रिनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन सिस्टम, ठीक है। ये बॉडी में हमारे पास किडनी में बेसिकली ये मैकेनिज्म चल रहा होता है, और ये जो मैकेनिज्म है बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बॉडी में हो रहा होता है। होता कुछ इस तरह से है कि बॉडी में हमारे पास सबसे पहले रिनिन हमने कहा कि किस तरह से रिलीज होगा, आपको पता चल गया कि हमारे पास या तो ऐसी कंडीशन होगी कि आपकी जो परफ्यूजन है किडनी की वो कम हो गई है, तो आपके पास रिनिन रिलीज हो जाएगा। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड का लेवल किडनी की तरफ कम हो रहा है तो वो भी आपके पास रिनिन को रिलीज कर देगा। तीसरा, आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से भी रिनिन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तीन बातें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब रिनिन रिलीज हो जाता है तो वो नेक्स्ट क्या करता है। हमारे पास रिनिन को हमने रिलीज करवा लिया, तो ये रिनिन जो होगा वो सबसे पहले आपके पास क्या करेगा कि लीवर के पास जाएगा, ठीक है। लीवर के पास जाएगा और लीवर से हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। और ये रिनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। और यहां पे इसने एक्ट किया, ये रीनन ने यहाँ पे एक्ट किया। फर्दर हमारे पास ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है ये वाला, ये आपके पास जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स में हमारे पास क्या होगा कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 में। और यहाँ पे जो हमारे पास हार्मोन एक्ट करता है उसको बोलते हैं एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि हमारे लंग्स रिलीज करते हैं। और ये जो जब एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हो जाता है तो इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसके नेक्स्ट 5 काम है। ठीक हो गया। एक तो ये आपके पास क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या करेगा कि रीनल सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, दूसरा इसका ये काम होगा। तीसरा हमारे पास क्या करेगा कि ये आर्ट्रियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है जी। चौथा काम इसका ये होगा कि ये हमारे पास एड्रीनल एल्डोस्टिरोन, ठीक है, कि आपके पास जो एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टिरोन को रिलीज करवाएगा। और पांचवा काम ये होगा कि ये आपके पास एडीएच की सेक्रेशन करवाएगा, और एडीएच आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये 5 काम हमारे पास एल्डोस्टिरोन करेगा। इस सब का काम हमारे पास अगर हम इसको नट शेल में देखें तो ये सारा काम आपके पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी होगा, लेकिन रिजल्ट यही है कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना चाह रहा है। क्यों इंक्रीज करना चाह रहा है? क्योंकि बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कैसे कम है कि हमने कहा कि रिनिन रिलीज ही तब हुआ कि जब बॉडी में हमारे पास ब्लड प्रेशर कम था। लो परफ्यूजन प्रेशर कब होगा? बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है
ठीक है। लो सोडियम क्लोराइड डिलीवरी अगर किडनी की तरफ कम जा रही है तो इसका ये मतलब है ना बॉडी में फ्लूइड्स कंप्लीट नहीं है। और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन भी आपके पास क्या होता है कि ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है। ये तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी में आपके पास फ्लूइड कम होते हैं और आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ताकि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाए और उसमें जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाए, ताकि आपके पास जो बॉडी में ऑर्गन्स है ना उनको शॉक से बचाया जा सके, हर बॉडी के ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जा सके। ठीक है, तो ये सारी आपके पास बातें जो थी उनमें अब ये जो सिस्टम है रास मैकेनिज्म इसमें हेल्प करेगा ताकि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास के ये जो इसने काम किया ना, अब एंजियोटेंसिन 2 के बाद ये जो इसका मेन काम, एंजियोटेंसिन 2 का मेन काम किधर किधर होगा मेन अफेक्टली। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये किडनी पे किस तरह से काम करेगा। तो किडनी अगर है ना तो हमारे पास यहाँ पे एक होती है आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल और दूसरी होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी डायग्राम पे भी देखें, ये आपके पास जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, तो इसमें आपके पास दो किस्म की वेसल्स हैं। एक वो है कि जो किडनी की तरफ ब्लड लेके आ रही हैं, ठीक है, और एक जो कि आपके पास बाहर लेके जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेम भी उन्होंने लिखे हुए हैं। ये आपके पास है एफरेंट आर्ट्रियोल, किडनी की तरफ ब्लड आ रहा है, और ये आपके पास इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा कि इस इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। तो इसको आपके पास क्या कर देगा, इसको तंग कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। क्यों करवाता है? मेन काम इसका क्या होता है? मेन इसका काम ये होता है कि ये आपके पास ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवा सके। ठीक हो गया, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। क्यों बढ़ेगी? यहाँ पे एक मैकेनिज्म पहले समझ लें कि हमारे पास ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स में दो किस्म की फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गया, एक को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और दूसरे को हम बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो जो भी कंटेंट ब्लड वेसल्स के अंदर है वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, वो सारे का सारा ब्लड वेसल से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये बाहर की तरफ जा रहा है अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर ऑनकोटिक प्रेशर आपके पास इंक्रीज होगा तो जितना भी कंटेंट है वो आपके पास वेसल्स के अंदर ज्यादा रहेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा रहेगा। ठीक हो गया, और ऑनकोटिक प्रेशर मेनली आपके पास एक प्रोटीन होती है बॉडी में, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, उस पे लाई कर रहा होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, उस पे लाई कर रहा होता है ऑनकोटिक प्रेशर। तो यहां तक हमने ये बात पढ़ी अभी तक कि हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो जितना फ्लूइड कंटेंट होगा वो कैपिलरी से बाहर लीक हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ये एक्ट लाइक अ मैग्नेट, कि ये मैग्नेट का काम करता है ये जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, और ये फ्लूइड को रिटेन करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक हो गया, अब ये अफेक्ट को अप्लाई किया जाता है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन 2, और हम इसको बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। और इस कैपिलरी इफेक्ट की वजह से हमारे पास पीसीटी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाता है। पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो बढ़ जाएगी। वो किस तरह से बढ़ जाएगी? हमारे पास जब ये एफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आगे जो ब्लड होगा वो ज्यादा जाएगा या कम जाएगा। अगर आगे ब्लड कम जाएगा, जाहिर बात है अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हमने रास्ता तंग कर दिया है तो आगे ब्लड कम जा रहा है। अगर आगे ब्लड कम जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसमें से फ्लूइड निकाल लिया है। ठीक है, अगर हमने उसमें से फ्लूइड निकाल लिया तो हमारे पास इसमें इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड कम है तो आपके पास बाहर वॉल्स की तरफ कोई फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी। ठीक हो गया, क्योंकि वाटर फ्लूइड हमने वहां से निकाल लिया है, वहां कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने की मदद से आगे कम जा रहा है, कम जा रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो गया है। और ये जो आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना, इसको अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इसके आगे दूसरा भी ऑनकोटिक प्रेशर का देख लें, फिर हम नेट रिजल्ट देख लेंगे हमारे पास कि इस सारे से होगा क्या।
इस सारे की मदद से आपके पास सोडियम क्लोराइड की जो एब्जॉर्प्शन होती है ना वो बढ़ जाती है। अब पहली बात हमने कर ली कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हमने डिक्रीज कर दिया, HP डिक्रीज। दूसरे नंबर पे होता इस तरह से कि जब एफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है ना, तो यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया, ठीक है, आगे नहीं जा रहा, तो अगर आगे नहीं जा रहा तो हमारे पास सारे का सारा किधर आएगा, बोमेन कैप्सूल की तरफ। तो बोमेन कैप्सूल में हमारे पास जब आएगा तो यहाँ पे फेनिस्टेटेड कैपिलरीज होती हैं जो कि फिल्टर करती हैं हमारे पास ब्लड को, ठीक है। आपके पास अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, उसको फिल्टर कर दिया जाएगा। लेकिन प्रोटीन को फिल्टर नहीं किया जाता। जब प्रोटीन फिल्टर नहीं होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में फिल्टर होंगी, अदरवाइज नहीं होती। तो सारे का सारा फ्लूइड आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आ गया फ्लूइड, तो अब दूसरी ये बात है कि हमारे पास यहाँ पे जो फ्लूइड बचा है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन बच गई है, सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारा कुछ निकाल दिया, क्योंकि प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाती। अगर प्रोटीन फिल्टर नहीं हो नहीं पा रही, ठीक हो गया, तो हमारे पास ये वाला जो फ्लूइड है उसका ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा। उसका ऑनकोटिक प्रेशर, जितना फ्लूइड ये अब कैपिलरीज में रह गया, कुछ तो फिल्टर हो गया, बाकी तो इधर ही है। अब यहां से आना था, जितना फिल्टर हो गया, बाकी आगे जाना था। अब आपके पास जितना फ्लूइड आपके पास ये बचा है ना, ये सारा कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड विद प्रोटीन्स। और कौन सी प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स वाला फ्लूइड जो भी होगा, बेशक यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, जितना भी गुजरेगा, थोड़ा बहुत गुजरेगा तो सही, तो अगर ये फुल ऑफ एल्ब्यूमिन है या फुल ऑफ प्रोटीन है, तो ये एक्ट लाइक अ मैग्नेट का काम करेगा। तो दो बातें हमने की कि यहाँ पे हमने ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ा दिया एफरेंट आर्टियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन से, और एफरेंट आर्टियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन से हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कम कर दिया। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है कि फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा, और ऊपर से हमने उसमें मैग्नेटिक एक्टिविटी बढ़ा दी है। तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड आ रहा है ना, वो आपके पास बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो आपके पास इस वजह से होगा क्या, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है कि अब जितना भी यहाँ पे सोडियम या क्लोराइड होगा, वो सारे का सारा यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपके पास पीसीटी से रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना, तो जब ये कंडीशन हो जाती है, तो जितना भी सोडियम होता है उस सारे को आपके पास रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पीसीटी से जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा दिया जाए। आपके पास सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप होते हैं पीसीटी के ऊपर, उसकी हम बात करते हैं। ये जो पीसीटी है ना, सोडियम हाइड्रोजन पंप होते हैं, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये एक पीसीटी का सेल है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का सेल है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास ल्यूमन है। ल्यूमन क्या मतलब है कि आपके पास ये है उसका नेफ्रॉन का ल्यूमन है, कि यूरिन जो है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिकली सेल होते हैं जिनको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन पंप, ठीक हो गया, सोडियम हाइड्रोजन। और अपोजिट आपके पास यहाँ पे कौन से होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 और सोडियम, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम। और आपके पास ये ब्लड, मतलब बात करने का मकसद ये है कि यहां से आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, वही ब्लड वेसल जो कि इफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स, तो इससे आगे आपके पास ये वही ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब होता ये जो एक्सचेंजर है ना, एक्सचेंजर क्या काम करता है कि यहाँ से अब जो यूरिन होगा, यूरिन में आपके पास कंटेंट होंगे, डिफरेंट कंटेंट होंगे, सोडियम भी होगा, तो सोडियम को अब फौरी तौर पे ये इस ट्रांसपोर्टर की मदद से पकड़ेगा और आपके पास सोडियम को अंदर ले जाएगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन यूरिन में आ गया और सोडियम आपके पास सेल के अंदर चला गया। कौन से सेल के अंदर, पीसीटी के सेल के अंदर, ठीक है। अब यही हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, उनके साथ मिलेगा और आपके पास क्या बना देगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, H2CO3 बना देगा। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज फर्दर आपके पास स्प्लिट होगा कार्बोनिक सॉरी, ये आपके पास क्या बना, ये बना कार्बोनिक एसिड, और इस कार्बोनिक एसिड को स्प्लिट करता है आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। और इसको फर्दर आपके पास कन्वर्ट कर देगा CO2 प्लस H2O में, और ये आपके पास दोबारा से सेल में आएंगे, और सेल में CO2 प्लस H2O ये दोबारा से अटैच होगा
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से दोबारा से कार्बोनिक एसिड बनेगा, और ये आपके पास स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता, और ये दोबारा से स्प्लिट हो जाएगा। जब दोबारा से स्प्लिट होगा तो ये किन दो चीजों में स्प्लिट होता है कि आपके पास H पॉजिटिव आयन में, और आपके पास HCO3 बाइकार्बोनेट आयन की आपके पास इस फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा। ये H पॉजिटिव आयन दोबारा से इस ट्रांसपोर्टर के लिए हेल्पफुल है, और ये बाइकार्बोनेट आपके पास इस चैनल के लिए हेल्पफुल है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। तो ये बाइकार्बोनेट इधर को सोडियम के साथ मिलके ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा काम ये है कि ये आपके पास इस चैनल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। जब इस चैनल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो अब देखें एंड पे क्या हो रहा है कि एंड पे हमारे पास जो ल्यूमन से सोडियम था ना, मतलब कि जो यूरिन में सोडियम था, वो सारे का सारा आपके पास किधर आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। तो ये पंप जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ज्यादा आपके पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास दूसरा काम इसका ये होता है। ठीक है जी। तीसरा काम हमने देखा कि हमारे पास मेनली एल्डोस्टेरोन भी आ जाता है, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर देता है। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हमारे पास, अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड में हमारे पास आउटर लेयर को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर आपके पास एड्रीनल मेडुला। ठीक है, जिसमें क्रोमाफिन सेल होते हैं, और ये आपके पास क्या रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है। तो आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि ये जो आउटर कॉर्टेक्स है इसकी 3 लेयर होती हैं, ये रेड वाली है। ठीक है, दूसरी हम ब्लू से बनाते हैं, ब्लू वाली। ठीक है, और आपके पास चले हम ये 3 बन गई ना, तो आपके पास ये जो एक ग्रीन लेयर है, और ग्रीन को हम बोलेंगे G, ये आपके पास रेड वाली F, और आपके पास ये जो ब्लू वाली है ये R है। ठीक है, तो GFR। हमारे पास ये वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलोजा, ग्लोमेरुलोजा। ठीक है, F वाली फेसिकुलेटा, और R वाली आपके पास रेटिकुलरस। तो 3 लेयर होती हैं आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, अब ये जो ग्लोमेरुलोजा लेयर होती है ना, यहां से आपके पास स्पेसिफिकली एल्डोस्टेरोन जो होता है ना वो रिलीज होता है। ठीक हो गया। तो इसको रिलीज करवाने के लिए हमारे पास बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ना वो हेल्पफुल होता है, एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हाई पोटाशियम लेवल, अगर सीरम में पोटाशियम का लेवल ज्यादा है, ये एंजियोटेंसिन 2 है, तो वो आपके पास इस लेयर से, ग्लोमेरुलोजा लेयर जो होगी उससे एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि हमारे पास इसके 3 काम है मेनली। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप जो होगा इसको, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये जो पंप्स के नाम है ना ये आपको आने चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज पंप हम स्पेसिफिकली डायूरेटिक्स में ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिकली पंप को जाके अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सोडियम चैनल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जो कि कहलाती हैं हमारे पास ई नेक। ठीक है, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, ई नेक चैनल्स भी कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास ये क्या करेगा कि पोटाशियम की सक्रीशन को बढ़ा देगा, और चौथे नंबर पे हमारे पास हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन की जो सक्रीशन होगी उसको बढ़ा देगा। तो ये 4 काम करता है एल्डोस्टेरोन। हमारे पास ये जो हार्मोन होता है वो स्टीरॉइड इन नेचर है, स्टीरॉइड, स्टीरॉइड इन नेचर है। इसका ये मतलब होता है कि आपके पास ये अगर सेल है ना, तो ये सेल को इजीली क्रॉस कर सकता है, और इसके जो रिसेप्टर होते हैं ना वो इंट्रासेलुलरली होते हैं। आपके पास इंट्रासेलुलरली एल्डोस्टेरोन जो होगा वो स्टीरॉइड इन नेचर है। मेम्ब्रेन भी आपके पास फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, तो वो इसको क्रॉस कर जाता है और इंट्रासेलुलरली आके आपके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर पे लगेगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो हमने बातें की कि सोडियम पोटाशियम एटीपेज, स्पेसिफिकली ये जो आपके पास पंप होते हैं ना ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स ही होती हैं। ठीक है, और ये सारी प्रोटीन्स जब एल्डोस्टेरोन आता है ना तो ये आपके पास स्पेसिफिकली जीन ट्रांसक्रिप्शन का डीएनए को आके मैसेज देगा, और वो क्या करेगा कि ये जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनकी अमाउंट को बढ़ा देगा, कि उनको उनके नंबर को इंक्रीज कर देगा, कि ज्यादा से ज्यादा ये ट्रांसपोर्टर जो है ये प्रोटीन मुझे चाहिए ताकि मैं अपना काम करूं। और ये काम करते किस तरह से हैं, अगर यहाँ पे मैं नेफ्रॉन बनाऊं तो हमारे पास नेफ्रॉन का पहला पार्ट जो होता है वो आपके पास पीसीटी होता है, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग
और उसके बाद असेंडिंग, और उसके बाद फिर आपके पास डीसीटी, डीसीटी के बाद आपके पास ये कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ गया। ठीक हो गया। तो कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आपके पास दो किस्म के सेल होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेल्स और दूसरे को हम बोलते हैं इंटरकलेटेड सेल। इंटरकलेटेड सेल्स और आपके पास प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर दो किस्म के सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अपना काम शुरू करता है जो एल्डोस्टेरोन होता है। जो प्रिंसिपल सेल होंगे वहां से आपके पास ये तीन, आपके पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, ठीक है, उसके अलावा ई नेक चैनल्स, और तीसरा सोडियम सक्रीशन, पोटाशियम सक्रीशन। ये जो आपके पास एक्टिविटी होगी ये होगी प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर। और उसके अलावा इंटरकलेटेड सेल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव आयन के पंप होते हैं जो कि H पॉजिटिव को सक्रिएट करते रहते हैं। तो ये दोनों के दोनों पंप्स जो हैं और दोनों के दोनों सेल्स जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूं। हमारे पास ये आपके पास है कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल, और कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के सेल में हमारे पास ये कौन से टाइप के हैं, ये प्रिंसिपल सेल, और दूसरे हमारे पास हैं इंटरकलेटेड सेल। इंटरकलेटेड सेल्स, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होता है, दूसरी तरफ हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये ल्यूमन है, मतलब कि यहाँ से यूरिन है, ठीक है, ये सारे के सारे यूरिन है। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी काम करेगा। उसके अलावा हमारे पास ल्यूमिनल साइड की तरफ दूसरे चैनल होते हैं जिनको बोलते हैं ई नेक चैनल, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, ई नेक चैनल, ई नेक, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास पोटाशियम चैनल्स, ठीक है, पोटाशियम चैनल्स। अब ये वर्क कैसे करते हैं कि हमारे पास इनका नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि आपके पास ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होगा ना, ये जब भी वर्क करेगा तो ये सोडियम को सेल में से पकड़ के यहां से सोडियम को पकड़ेगा और ये ब्लड वेसल्स में ले जाएगा, ठीक है जी। और यहां से ब्लड से पोटाशियम को पकड़ेगा और यहां पे आपके पास सेल में आके रख देगा। जब आपके पास पोटाशियम सेल में आ गया तो अब दो किस्म के सेल हैं, ठीक हो गया। अब ये जो पोटाशियम है, ये पोटाशियम आपके पास इन पोटाशियम चैनल्स की मदद से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक हो गया। और जब आपके पास सोडियम बार बार इधर जा रहा होता है, बार बार इधर जा रहा होता है, यहां से इधर जा रहा होता है बार बार, और आपके पास जब सोडियम कम हो जाता है तो डिक्रीज सोडियम इन द इंट्रासेलुलर, ठीक है, तो आपके पास ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है जिसकी मदद से आपके पास जितना भी ल्यूमन में सोडियम है वो इस कमी को पूरा करने के लिए यहां से आपके पास आ जाता है दोबारा से सेल में, ठीक है। तो सोडियम इधर आता रहता है और पोटाशियम आपके पास सेल में ज्यादा होता है तो ज्यादा से कम की तरफ जाता रहता है, ठीक हो गया। आपके पास ल्यूमन में सोडियम ज्यादा होता है, सेल में सोडियम कम होता है, तो सोडियम ज्यादा से कम की तरफ, और यहाँ पे सेल में पोटाशियम ज्यादा होता है तो आपके पास ल्यूमन में यूरिन में पोटाशियम कम होता है तो ये भी ज्यादा से कम की तरफ जाता रहता है। एल्डोस्टेरोन जब आएगा तो आपके पास प्रिंसिपल सेल्स में आके इंट्रासेलुलरली डीएनए पे लगेगा और ये जो सेल्स हैं इन सब की एक्टिविटी और इनके नंबर को बढ़ा देगा। आपके पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे प्रिंसिपल सेल के ऊपर। ये मैंने एक बनाया है, ऐसा नहीं होता कि आपके पास सिर्फ कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर एक सेल बना होता है प्रिंसिपल सेल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, नंबर मिलियंस होंगे, ठीक हो गया। तो उन सब के ऊपर सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जब ये सारे बढ़ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम आपके पास फौरी तौर पे सेल से निकल जाएगा। जब ज्यादा निकल जाएगा तो बिल्कुल सेल सोडियम से खाली हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे इसने इस ई नेक एपिथेलियल सोडियम चैनल्स इनकी अमाउंट को भी बढ़ा देता है, ये भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नंबर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम जो होगा वो सेल से बाहर जाएगा। तो ये इस तरह से एल्डोस्टेरोन काम करता है। दूसरे नंबर पे इंटरकलेटेड सेल्स जो होते हैं वहां पे हमारे पास क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन, ये आपके पास ट्रांसपोर्टर होता है जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन को बॉडी से बाहर आपके पास रिलीज करवाता है। H पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो आपके पास बाहर निकल रहते हैं, तो एल्डोस्टेरोन इसकी एक्टिविटी को भी आके बढ़ा देगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास था एल्डोस्टेरोन का काम जो कि करवाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपके पास बॉडी में सोडियम बढ़ता है ना
तो सोडियम जब आएगा तो सोडियम आपके पास अकेला नहीं आता, ठीक हो गया। ऊपर हमने एक और बात लिखी थी कि हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं, सॉरी एंजियोटेंसिन 2 जब बनता है तो ये एडीएच को भी इंक्रीज कर देता है। तो आपके पास एडीएच को जब बढ़ा देगा तो इन्हीं आपके पास प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर V2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक हो गया। V2, वो V2 रिसेप्टर आपके पास क्या करेंगे कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। V2 प्रोटीन्स होती हैं जो कि ल्यूमिनल साइड्स के ऊपर प्रोटीन्स की अमाउंट को बढ़ा देती हैं, जिधर से आपके पास H2 जो होता है, वाटर जो होता है, वो आपके पास यहाँ से रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और हमेशा से कभी भी आपने ये बात याद रखनी है कि सोडियम को हमेशा वाटर फॉलो करता है। अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो वाटर भी उसके साथ रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो फ्लूइड लेवल होता है ना, वो दोबारा से मेंटेन हो जाता है। अगर बॉडी में फ्लूइड लेवल कम था तो उसको मेंटेन किया जाता है। इसी तरह से ये मैकेनिज्म सारा चलता है। एडीएच की बात हमने कर ली, ठीक है। उसके अलावा हमने एंजियोटेंसिन 2 की जो हमने बात की, एल्डोस्टेरोन की हमने बात की, ठीक है। एड्रिनल एल्डोस्टेरोन, एडीएच की हमने बात कर ली, ठीक है जी। उसके अलावा ये आपके पास वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, आर्ट्रियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, अब इसकी हम बात करते हैं। तो आर्ट्रियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन से, बेसिकली इफरंट आर्ट्रियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से आपके पास जो कैपिलरी रीअब्जॉर्प्शन होगी ना, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपके पास ये जो रीनल सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ना, ये बढ़ जाती है। ओवरऑल इसका ये नेट इफेक्ट होता है, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें थी इसके रिलेटेड। तो इस तरह से आपके पास जो रास मैकेनिज्म होता है वो हमारे पास काम कर रहा होता है। एक और बात है यहाँ पे कि हम अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको एस इनहिबिटर्स देते हैं। तो एस इनहिबिटर जो होंगे वो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे आके एक्ट करते हैं, एस इनहिबिटर्स, ठीक है। एस इनहिबिटर्स आपके पास इस एस को इनहिबिट कर देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं। अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो आपके पास जितना भी नेक्स्ट मैकेनिज्म होगा वो नहीं होगा। मतलब कि अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर इंक्रीज है तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं ARBS, अrbs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो एंजियोटेंसिन 2 बेशक बन जाए, लेकिन फर्दर नेक्स्ट जितने इसके रिसेप्टर थे, इसने जिस रिसेप्टर पे जाके लगना था, तो उस रिसेप्टर को अर्ब्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ये भी हम ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। और स्पेसिफिकली हमारे पास बीटा 1 ब्लॉकर हम क्यों यूज करेंगे? बीटा 1 ब्लॉकर हम इस वजह से यूज करेंगे क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर आपके पास यहाँ पे होते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के ऊपर। अगर बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ से रीनिन को नहीं हम रिलीज करने दें, रीनिन रिलीज ही नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं बनेगा, ना एंजियोटेंसिन 1 बनेगा ना एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। तो ये बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो भी हमारे पास हेल्पफुल होते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमारे पास एल्डोस्टीरोन एंटागोनिस्ट, आपके पास जो एल्डोस्टीरोन के जो रिसेप्टर होंगे ना, एल्डोस्टीरोन ने जहां आके लगना था, इंट्रासेलुलर जो इसके रिसेप्टर होंगे वो उनको ब्लॉक कर देंगे। जिसमें आपके पास स्पाइरोनोलैक्टोन होती है, ये ड्रग होती है, एप्लिरनोन होती है, ठीक है। स्पाइरोनोलैक्टोन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि ये आपके पास गाइनोकोमेस्टिया करवा देती है, ठीक है। अब उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपके पास आप एल्डोस्टीरोन एंटागोनिस्ट देंगे तो दो आपके पास, एक तो ये होगा ना कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सोडियम फ्लूइड में कम, आपके पास उसका जो सीरम में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा काम ये होगा कि नॉर्मली क्या कर रहा है, नॉर्मली आपके पास सीरम में एल्डोस्टीरोन सोडियम को बढ़ा रहा है और सीरम में पोटाशियम को कम कर रहा है और सीरम में हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को भी कम कर रहा है। जाहिर बात है पोटाशियम भी बाहर जा रहा था यूरिन में और H पॉजिटिव आयन भी बाहर जा रहे थे, तो ये नॉर्मल इफेक्ट था। अगर हमने एल्डोस्टेरोन को बंद कर दिया तो ये इफेक्ट बंद हो गया। तो अब दूसरे नंबर पे अगर हमने ड्रग्स दे दिए तो ड्रग्स देने के बाद हमारे पास क्या होगा कि आपके पास सीरम में पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और सीरम में H पॉजिटिव आयन जो होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे और आपके पास सीरम में सोडियम का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। और जो मैं सीरम बार बार कह रहा हूँ, सीरम का मतलब है कि ब्लड में ये कम हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और ड्रग होती है जिसको हम बोलते हैं पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। और उसमें मोस्ट कॉमनली हमारे पास एमाइलोराइड आपके पास क्या करती है, ये ई नेक चैनल को जाके इनहिबिट कर देती है, ठीक हो गया।
पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स इनहिबिट इनेक चैनल। तो ये सोडियम चैनल जो होते हैं ना, ये बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ से सोडियम नहीं जाता। अगर ये नहीं जाता तो ये जो आपके पास सेल होते हैं ना, इनकी एक्टिविटी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाती है। सोडियम आएगा ही नहीं तो आपके पास ये आगे किस तरह से वो काम करेंगे। ठीक हो गया, तो ये थी सारी बात। अब यहाँ पे इस रास मैकेनिज्म से रिलेटेड दो बातें और हैं कि हमारे पास मैंने लिखा था कि एएनपी एएनपी एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ये आपके पास हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है हमारे पास मायोसाइट्स ऑफ द एट्रियम, मायोसाइट्स ऑफ एट्रियम। अगर हम यहाँ पे हार्ट बनाएं तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे पास। पहले तो हमने कह दिया कि ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक हो गया, ये वाली साइड राइट है, वो सारी लेफ्ट है। फिर हमने कह दिया कि ऊपर वाले एट्रियम होते हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। ठीक हो गया, तो आपके पास ये जितने भी आपके ये चैम्बर्स हैं, उनकी आपके पास ये जो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ठीक हो गया, प्राइमरी सेल्स जो होते हैं मायोसाइट्स होते हैं ना, तो जो आपके पास ये एट्रियम होते हैं ना, एट्रियम लेफ्ट एट्रियम एट्रियल मायोसाइट से आपके पास ये जो हार्मोन होता है ना, वो रिलीज होता है एएनपी। अब रिलीज कब होगा? रिलीज इस कंडीशन में होगा कि अगर आपके पास हार्ट फेलियर की कंडीशन है, कि आपके पास हार्ट पंप नहीं कर रहा। अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर आपके पास आगे इजेक्शन नहीं हो रही, कोई भी ऐसी कंडीशन है, या हमने ये कह दिया कि आपके पास मिट्रल स्टीनोसिस है, ये मिट्रल वाल होता है वो स्टीनोस हुआ पड़ा है, तो आपके पास यहाँ पे फ्लूइड अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा। अगर फ्लूइड अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा तो आपके पास प्रेशर बढ़ेगा, तो स्ट्रेच बढ़ेगी। जब स्ट्रेच बढ़ेगी तो स्ट्रेच बढ़ने की वजह से या तो हार्ट फेल्यूर, ठीक हो गया, डीकम्पनसेटेड हार्ट फेल्यूर, या आपके पास मिट्रल स्टीनोसिस, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जिसकी वजह से आपके पास एट्रियम में स्ट्रेच बढ़े, प्रेशर बढ़े, तो मायोसाइट्स एएनपी जो होते हैं उसको रिलीज कर देते हैं। और ये जो आपके पास एएनपी होते हैं, इनका मेन काम ये होता है कि ये बॉडी से फ्लूइड को कम करवाते हैं। ठीक हो गया, इन्होंने डायूरेसिस को इंक्रीज करना होता है। डायूरेसिस का क्या मतलब है कि हम सारे का सारा जो आपके पास सोडियम वगैरह जो भी कंटेंट है वो हम यूरिन से बॉडी से बाहर निकाल दें। क्यों? क्योंकि आपके पास अब हार्ट आपके पास इतना ज्यादा फुल हो चुका है कि वो आगे पंप नहीं कर पा रहा। तो अगर फ्लूइड आपके पास और ज्यादा दोबारा से सोडियम रिटेन होगा, दोबारा से वाटर रिटेन होगा, तो वो सारा आपके पास किधर आ जाएगा? बॉडी में आ जाएगा। तो इस कंडीशन को इनहिबिट करने के लिए ये एएनपी को रिलीज करवाते हैं हार्ट सेल्स, ताकि बॉडी से डायूरेसिस हो और ये सारे का सारा निकल जाए। तो दूसरे अपोजिट लफ्जों में हमने ये कहा कि रास क्या करता है, कि रास सोडियम प्लस वाटर को इंक्रीज करता है बॉडी में। ठीक हो गया, और ये जो है वो आपके पास इनका अपोजिट इफेक्ट है, अपोजिट इफेक्ट ऑफ द रास मैकेनिज्म। तो अगर अपोजिट इफेक्ट है तो अगर ये कम करें तो ये एएनपी क्या करेगा? डिक्रीज सोडियम और डिक्रीज H2O के बॉडी से सोडियम और वाटर को डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया, वेजोडाइलेटर इफेक्ट होता है इसका, और मोस्ट कॉमनली डायूरेटिक इफेक्ट होता है। यहाँ पे जब हम हार्ट फेलियर पढ़ेंगे ना सीवीएस में, तो वहां पे मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा इसका। होता ऐसे है, लेकिन जब भी हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है ना, तो फिर उसके दौरान भी रास का जो इफेक्ट होता है ना, वो एएनपी से फिर भी ज्यादा होता है। बेशक आपके पास हार्ट फेलियर में ये कंडीशन जो होती है फिजियोलॉजिकली हेल्पफुल होती है, ताकि लोड ना बढ़े बॉडी पे, हार्ट पे और लोड ना बढ़े, लेकिन फिर भी रास जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक हो गया, तो तब बात करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास पैराथाइरॉइड हार्मोन। तो पैराथाइरॉइड हार्मोन आपके पास मेनली होता कुछ इस तरह से कि ये इसका मेन काम ये होगा कि ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया, एक्टिव विटामिन डी। और आपके पास एक्टिव विटामिन डी को हमारे पास एक्टिव करने के लिए एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज, अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज। ठीक है, और ये हार्मोन हमें चाहिए अगर हमने इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट करना है। तो इस आपके पास एक्टिव अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज को हमारे पास आके क्या करवाता है? एक्टिवेट करता है पीटीएच। पीटीएच इसको आके एक्टिवेट करेगा, और जब ये कंडीशन होगी तो हमारे पास जो पीसीटी के सेल हैं, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के सेल हैं, वहां पे ये आपके पास काम चल रहा होता है, और वो इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ पीटीएच।
बेसिकली जो पीटीएच आपके पास पैराथायरॉइड हार्मोन जो है, ठीक है, दूसरा नाम इसको पैराथायरॉइड और दूसरा इसको फॉस्फेट ट्रेशिंग हार्मोन भी कहते हैं। फॉस्फेट ट्रेशिंग ट्रेशिंग हार्मोन, क्योंकि ये फॉस्फेट को बॉडी से बाहर रिलीज करवा देता है। किस तरह से रिलीज करवाता है? आपके पास सोडियम फॉस्फेट चैनल होते हैं ना, पीसीटी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास, वैसे ही हमने पीसीटी का सेल बना लिया, ये ल्यूमन है और ये आपके पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे आपके पास चैनल होगा सोडियम फॉस्फेट PO4। तो पीट आपके पास पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा कि इस चैनल को बंद कर देगा। नॉर्मली ये क्या करवा रहा था कि जितना भी ल्यूमन में फॉस्फेट था, फॉस्फेट को आपके पास रीअब्जॉर्ब करवा रहा था, सोडियम और फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब हो रहे थे, तो पीटीएच इसको बंद कर देता है, ठीक हो गया। और पीटीएच जब इसको बंद कर देता है तो जितना भी फॉस्फेट होता है वो सारे का सारा यूरिन से बॉडी से बाहर निकल जाता है। एक इसका ये काम है। दूसरा ये है कि आपके पास जो डीसीटी के सेल होते हैं, डीसीटी के सेल से आपके पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक हो गया। सोडियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं तो उनको आपके पास इंक्रीज करवा देता है। बुक में मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम होता है। और दूसरी यही बात है कि हमारे पास ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज, ये जो एंजाइम होता है ना, इसको एक्टिवेट करते हैं। एक डिजीज होती है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव डिजीज ऑफ द लंग्स है, ठीक है। इसमें खुद ब खुद ही हमारे पास अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज एक्टिवेट होता रहता है विदाउट द एक्टिविटी ऑफ पीटीएच। किसकी मदद से? हमारे पास मैक्रोफेजिस की मदद से। मैक्रोफेज जो होंगे वो अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज को एक्टिवेट कर देते हैं, तो इसी वजह से आपके पास सार्कोइडोसिस में हाइपर वाइटामिनस डी मिलता है, कि विटामिन डी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज मिलता है, ठीक है जी। तो ये बातें थी। अब हम बुक पे आते हैं, तो बुक पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बातें जो थी वो रह गई हैं या हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus सारा पढ़ लिया। हमारे पास जेजी सेल secrete renin in response to decrease blood pressure, increase sympathetic tone, beta 1 receptor, macula densa sense decrease sodium chloride delivery to the DCT, increase renin release, efferent arteriole vasoconstriction cause GFR। जब ये आपके पास है efferent, ठीक है, नीचे आपके पास बोमेन कैप्सूल आ गया और फिर ये है आपके पास इफरेंट। तो जब भी इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जीएफ बढ़ेगा। ये हमारा कल का टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आगे आपके पास जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus प्रिवेंट शॉर्ट टर्म चेंजिंग इन जीएफआर थ्रो द ऑटो रेगुलेशन एंड मेंटेन जीएफआर लॉन्ग टर्म थ्रो रेगुलेशन ऑफ द renin angiotensin aldosterone system। बीटा ब्लॉकर डिक्रीज ब्लड प्रेशर बाय डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड इनहिबिटिंग बीटा 1। ये जो कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हैं ना, कि बीटा ब्लॉकर दो तरह से ब्लड प्रेशर कम करते हैं, तो आपके पास हार्ट के ऊपर भी बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। तो अगर बीटा 1 आपके पास, आप सेलेक्टिव बीटा 1 यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसे तो नहीं आपके पास, सॉरी नॉन सेलेक्टिव, तो आपके पास ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ किडनी पे जाके करेगी। तो जिधर जिधर बीटा 1 होगी तो वो सबको इनहिबिट करेगी, तो आपके पास हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है और किडनी पे आके लगेगा, तो आपके पास बीटा 1 रिसेप्टर जो होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि रीनल रिलीज को कम किया जाएगा और ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। एरिथ्रोपोइटिन आपके पास कहाँ से रिलीज होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं। रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोलिफरेशन इन बोन मैरो, एडमिनिस्टर्ड फॉर एनीमिया सेकेंडरी टू क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो जाहिर बात है उसके किडनी के सेल की डेथ हुई है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बाहर से हम एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक हो गया, ताकि बॉडी में बोन मैरो को मेंटेन रखा जा सके। तो इससे रिलेट दूसरी बात ये होगी कि अगर किसी बंदे की, किसी पेशेंट की किडनीज खराब है, तो खुद ब खुद ही उसको अनीमिया हो जाएगा, रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन ही नहीं है जो कि आपके पास ब्लड सेल की फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास इसका जो एडवर्स फैक्ट है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन इन सम इंडिविजुअल, इस तरह से, क्योंकि हाइपर विस्कोसिटी काज करवा देगा। रेड ब्लड सेल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपके पास जाहिर बात है ये विस्कस कर देंगे ब्लड को, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। कैल्सीफिरोल, आपके पास एक्टिव विटामिन डी को कैल्सीफिरोल बोलते हैं, ठीक हो गया। पीसीटी सेल्स कन्वर्ट 25 जो 25 हाइड्रोक्सीलेज विटामिन D3 को 125 डाई हाइड्रोक्सीलेज विटामिन D3 कैल्सीटिरोल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक हो गया। इनएक्टिव कैल्सीफिरोल को एक्टिव कैल्सीटिरोल में कन्वर्ट करता है। बात वही है, इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल बाउल,
ठीक हो गया, जो कि आपके पास बाद में ये काम करेगी कि वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। होता किस तरह से है कि इनएक्टिव था और ये एक्टिव है, कैल्सीटिरोल एक्टिव है और कैल्सीफिरोल जो थी वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थी। तो इसके लिए हार्मोन चाहिए था हमारे पास 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और उसको पीटीएच ने आके एक्टिवेट किया और ये काम होता है। सार्कोइडोसिस से ये रिलेटेड है कि सार्कोइडोसिस में ये खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाता है विदाउट एनी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पैराक्राइन सेक्रेशन, वेजोडाइलेट, एफरंट आर्टियोल कि आपके पास एफरंट आर्टियोल की वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक हो गया, जिससे रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा। लेकिन कोई बंदा अगर एनसेड्स ले रहा है, एनसेड्स तो क्या करेंगे, वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स होते हैं। तो अगर इनहिबिटर ले रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, रीनल प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एफरंट आर्टियोल्स, डिक्रीज जीएफआर, दिस में अक्यूट किडनी इंजरी इन द लो रीनल ब्लड फ्लो। तो एनसेड्स किडनी वाले को नहीं देने, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। डोपामीन का क्या काम है, आप इसके दो काम है। अगर तो हम इसको डिक्रीज अमाउंट में देंगे तो आपके पास ये रीनल प्लाज्मा फ्लो को बढ़ा देगी, ठीक हो गया, रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ा देगी, क्योंकि ये एफरंट और रिफरंट दोनों की वेजोडाइलेशन करवा देगी। अगर हम हाई डोज में देंगे तो ये वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। तो समहाउ इसको डायूरेसिस के लिए यूज किया जा सकता है। सेक्रेटेड बाय द पीटी सेल, प्रोक्सिमल टिब्यूल के सेल से ये रिलीज होती है, प्रोमोट्स नेट्रीयूरिसिस। नेट्रीयूरिसिस का मतलब ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा सोडियम को यूरिन में रिलीज करवा देगी। एट लो डोज डायलेट इंटरलोब्यूलर आर्ट्रियोल्स, एफरंट आर्ट्रियोल्स, इफरंट आर्ट्रियोल्स, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, लिटिल और नो चेंज इन जीएफआर, ठीक है। एट हाई डोज एक्ट एज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर। तो समहाउ इसको यूज किया जाता था ओल्ड कंडीशन में, लेकिन अभी यूज नहीं किया जाता, ठीक हो गया। तो ये आज हमने सारे का सारा पढ़ लिया है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेपरेटस और जितने भी इसके हार्मोन से रिलेटेड बातें थी।